अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि आज शेर अफजल मरवत साहब ने क्या किया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो नून लीग ने एक स्टार्ट की हुई है ना कैंपेन कि आज वजीर आला पंजाब ने क्या किया, तो इसी तरह मेरा ख्याल है पीटीआई को भी अब एक कोई सेगमेंट बना लेना चाहिए रोज बताने के लिए कि आज शेर अफजल मरवत ने क्या किया, आज किससे लड़ाई की, आज किस पे झपट पड़े और आज किससे गुस्सा किया। तो शेर अफजल मरवत साहब रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरों में रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने कारनामा किया होता है जो सामने आ जाता है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं आज भी खबरों की जीनत रहे। आज कोर कमेटी में उनके हवाले से खबरें चली हैं कि जनाब उन्होंने ठीक ठाक किस्म की लड़ाई झगड़ा किया है। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। आज जो कॉलेज का मामला सामने आया था HSN कॉलेज का, उसके ऊपर मजीद कुछ अपडेट सामने आ चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जनाब आपको बताएं कि जो एक नया आया है स्कैंडल रऊफ क्लासरा साहब का और टेलन न्यूज़ इंतज़ामिया के माबैन क्या झगड़ा चल रहा है और क्या ये कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज ही के वीलॉग में। पीटीआई ने कुछ मजीद प्लान किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और थोड़ी सी बात आज जावेद लतीफ़ साहब की भी करेंगे। काफ़ी दिनों से बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के वो रिमार्क्स देते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर बड़ा बातें कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि उसके पीछे वजह क्या है। काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं जी। जो पहले हमारी मेरा ख्याल डेवलपिंग स्टोरी है उससे कर लेते हैं। कॉलेज के मामले के ऊपर काफ़ी हद तक अपडेट आपको कर दिया था पिछले वीलॉग में। अब उसके ऊपर मजीद जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, तो पता ये चल रहा है कि आहद चीमा साहब के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 3 साल से इस कॉलेज में ज़ेरे तालीम नहीं थे। वो इस्लामाबाद में थे और यहाँ पर आकर बाकायदा क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे और इसी हवाले से उनका ये कहना था कि जनाब जो पिछले सालों की फ़ीस है उसको माफ़ किया जाए, जबकि वो तालीम नहीं हासिल कर रहे थे तो फ़ीस भी ना ली जाए। लेकिन अब इसके ऊपर एज़ पर लॉ अगर बात की जाए तो भाई उन्होंने सीट तो एक रिज़र्व रखी हुई थी, उनकी सीट के ऊपर मज़ीद कोई बच्चा एडमिशन तो हासिल नहीं कर सकता था। तो अगर उन्होंने नहीं तालीम हासिल करनी थी वहाँ पर या उन्होंने आगे इस्लामाबाद में ही रहना था, जो भी उनका प्लान था, फिर उनको ये चाहिए था कि वो इस इदारे को खैरबाद कह देते, यहाँ से अपना एक लीविंग सर्टिफिकेट लेते ताकि इनकी जो नशिस्तें हैं वो खाली समझी जाती हैं और फिर उसके बाद किसी और मुस्तहिक बच्चे को यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिल सकता। तो ये तो एक अजीब बात है कि आप सीट मल के रखें और उसके बाद आप कहें कि जी हम पैसे भी नहीं देंगे। तो ये सारा मामला है। और अगर आप कोई गरीब गुरबा होते तो फिर भी बंदा कहता है कि यार कोई इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर सोचा जाए। मैं तो आज होशरुबा इंकशाफात सुन के हैरान हो परेशान हो गई। राय साकिब खरल साहब और वैसे भी इलेक्शन कमीशन के भी जो गोशवारे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, दोनों ने बताया हुआ है कि किस तरह से अरबों रुपए की जो एसेट्स हैं इन साहब के, आहद चीमा साहब के, तो इनके लिए तो ये हंसी मजाक में ये बच्चों का सदका दे के ये इतनी फीस निकाल सकते हैं आराम से। तो ये तो कोई इतनी बड़ी रकम ही नहीं है उनके लिए कि जिसके लिए वो इतने ऊपर से आ रहे हैं और गवर्नर से कह रहे हैं। वैसे ही गवर्नर साहब हैं जो सिफारिश करने में या गैर कानूनी काम करने में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों मिल मिला के जो है वो उसके लिए कोशिश ये कर रहे थे रास्ता निकालने की कि जनाब पैसे माफ़ हो जाएं। तो अब ये जो HSN कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ये अंग्रेज़ हैं और माइकल थॉमस इनका नाम है और इन्होंने तंग आकर के भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, हर जगह पर इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती, तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब एज़ पर पॉलिसी और जो एक इनका तरीक़ाकार होता है नून लीगियों का, अब होगा ये कि ये इनके ऊपर उल्टा अटैक शुरू कर देंगे और इनकी कोई लेके आएंगे यानी शिकायतें कि जी ये तो खुद ऐसे थे, ये वैसे थे, ये करप्ट थे, ये फलां थे। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद जी इस तरह के इनके हवाले से इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं उनके थ्रू ये शुरू हो गया काम कि जी ये तो 40 लाख रुपए माहाना सैलरी लेते थे और फिर भी इतनी छुट्टियां करते थे, 100 छुट्टियां इनकी एक साल की। तो भाई ये किस खाते में इतनी ले रहे थे सैलरी भी, और जनाब ये इनके और बड़े मसाइल थे, तो ये वो बला बला। तो ये इन्होंने उनके ऊपर शुरू कर दी एक पूरी किस्म की कैंपेन। जब वो कैंपेन सारी उल्टी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने तो तिया पांचा करके रख दिया कि भाई आज आपको समझ आ रही है बात। जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और आपके पोल खोल दिए हैं तो तब आपको याद आ रहा है कि भाई इसकी इतनी सैलरी है, इतने अरसे से वो ले रहे हैं, तब आपको किसी को याद नहीं था क्योंकि उससे तो पहले भी आपकी हुकूमत थी।
تو تکلیف کیا ہے پھر آج آپ کو اس بات کو ظاہر کرنا پڑا کہ جی یہ تو بڑے انکمپٹنٹ تھے یا یہ کوئی بڑی ضرورت سے زیادہ سیلری لے رہے تھے. تو سارے جب اس بات کے اوپر تنقید شروع ہوئی تو پھر یہ ظاہر ہے شرمندہ بھی ہوئے کہ یہ تو ہمارے اوپر گلے پڑ گیا ہے معاملہ سارا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس سارے رائتے کو خوب سارا پھیلایا اور اس کے اوپر انہوں نے جب یہ تنقید شروع کی تو اس کے بعد کچھ خبریں آنے لگیں کہ جناب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کے اوپر بڑے شدید نالاں ہیں. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ صبح کے وقت انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا HSN کالج کے سامنے. اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس یعنی جو بھی فیملیز ہیں وہ آ کے اپنے پرنسپل کے حق میں مظاہرہ کریں گی اور یہ جو سیاسی مداخلت ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے کہ جو پاکستان کے چند ایک اگر کوئی تعلیمی ادارے بہتر رہ گئے ہیں تو ان میں بھی اگر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو بھی اگر آپ برباد کرنے پر تلے ہیں تو ظاہر ہے جو وہاں پر لوگ وابستہ ہیں انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کرنے کی ٹھانی ہے, جو کہ میرا خیال ہے ایک صحیح فیصلہ ہے. تو یہ جب سارا شور شرابہ مچا تو پھر اس کے بعد حکومت کو ہوش آئے کہ نہیں بھائی اب غصہ کرنے سے تو بات نہیں بنی, تو لہٰذا اب پاؤں پڑ جاتے ہیں, جو کہ نون لیگ کا وتیرہ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا جی, تارڑ صاحب نے اب پرنسپل صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ پلیز استعفیٰ اپنا واپس لے لیں اور کوئی مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں. تو اب یہ دوسری طرف سے آ گئے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی اب آپ کو نہیں لگ رہی کہ ان کی سیلری زیادہ ہے اور اب آپ کو نہیں لگ رہا کہ جی وہ چھٹیاں کر رہے تھے. جب آپ کو ہر طرف سے جوتے پڑے ہیں تو ساتھ ہی آپ سیدھے ہو گئے اور اب آپ نے کہا کہ چلو بھائی اب اس سے صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو. تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اب بہت سے لوگ اس کو ویسے اس بات سے بھی لنک کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کے خلاف محاذرائی شروع اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ سٹوری سامنے آئی تھی کہ مریم نواز نے HSN کالج کا دورہ کرنا تھا, لیکن وہاں پر جو طلباء تھے انہیں جب اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر کمپلین کی کہ ہمیں ان سے ایوارڈ وغیرہ وصول نہیں کرنے, نہ ہم ایسی کسی تقریب کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں مریم نواز ہو. تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو معذرت کر لی گئی کہ بھئی آپ کے آنے سے جو نعرے بازی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ماحول خراب ہوگا, تو لہٰذا آپ تشریف نہ لائیں. تو اس پہ کافی بے عزتی ہوئی اور ظاہر ہے سب نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی یہ حالات ہیں آپ کی مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت کے کہ اسٹوڈنٹ آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اب یہ ایک خار تو تھی اندر کہ بھائی یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک شروع سے ہی وہ کھٹک رہا تھا معاملہ, اور اوپر سے اب یہ احد چیمہ کے معاملے پر اگر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو اس بات کے اوپر مزید پھر ظاہر ہے یہ سارا چیزیں ہوئیں. تو بہرحال یہ اگر آپ اس بات میں نون لیگ کلیئر تھی, اگر ان کا کوئی قصور نہیں تھا یا اگر یہ فیئر کچھ کرنا چاہتے تھے تو بڑا آسان حل تھا کہ جب یہ استعفیٰ پہلے تو اول تو گورنر صاحب کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ کام, جو کہ نون لیگ سے وابستہ ہیں, تو انہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کرنے کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا اور یہ بات اس طرح سے بگڑ رہی تھی تو اسی وقت اس معاملے کو سنبھالنا چاہیے تھا کہ بھائی ہر کوئی آپ کے جیسے ملک جہاں پہ ہر دوسری بیوروکریسی جو ہے وہ قدموں میں بچھنے کے لیے تیار ہے, تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک آدھا کوئی اس طرح کا بھی بندہ ہوتا ہے کہ جو نہیں بھی بات مانتا, اور یہ تو ویسے بھی ہمارے جیسے پاکستانی تو ہے نہیں, یہ تو ایماندار لوگ ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اسی وقت ان کو چاہیے تھا کہ بھائی معاملہ رفع دفع کر لیتے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب رونت ہوتی ہے, جب یہ ہوتا ہے کہ یار ہم اقتدار میں تو ہماری بات مانی جائے, اور ابھی انہیں چند دن ہوئے اقتدار میں آئے اور ان کے آپ اگر رونت کے قصے سننا شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. کہیں پہ ان کے جو لیگی MP ہیں انہوں نے کالے شیشے رکھے ہوئے تھے تو وہ پولیس والوں نے روک لیا, تو انہوں نے اس قدر پولیس والوں کو ذلیل کیا کہ ان سے معافی منگوائی. ویسے وہ اچھا ہی ہوا, پولیس والے اسی قابل ہیں. آج کل جو پنجاب پولیس کا حال ہے ان کو ان کی اوقات دکھانی چاہیے, کیونکہ جو ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں ان کو تو یہ لوگ جوتوں میں بٹھاتے ہیں اور ان کو تو یہ لوگ ذلیل کرتے ہیں, ان سے پیسے بٹورتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ پھر اوپر سے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ معافی تلافی کرتے ہیں. تو یہ ان کی اوقات ہے اصل میں. تو بہرحال یہ نون لیگیوں کے اس طریقے سے معافی تلافی کر رہے تھے. پھر یہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بھی 1-2 دن پہلے اسکینڈل آیا ہے, وہاں پر انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں وہ بھی سب نے دیکھے ہیں. تو ابھی ان لوگوں کو آئے ہوئے اقتدار میں ٹائم دیکھ لیں کتنا ہوا ہے, اور ان کے جو آپ کارنامے سنتے چلے جائیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. تو یہ ان کی جی صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں جی آگے بڑھتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب کے معاملے پر. کور کمیٹی کا آج اجلاس تھا, وہاں پر خبر یہ آ رہی ہے اندرونی ذرائع سے کہ شیر افضل مروت صاحب کی کور کمیٹی میں کافی تلخ کلامی ہوئی ہے, اور خاص طور پر جو نیاز اللہ نیازی صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی خوب منہ ماری ہوئی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ جی شیر افضل مروت صاحب کو تو کوئی ٹیچر رکھ کے دینا چاہیے, کوئی استاد ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو ہر وقت ان کو سمجھائے کہ کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. یہ اس طریقے سے بار بار کچھ نہ کچھ ہر روز گل چھڑے اڑاتے رہتے ہیں. اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کا موڈ بڑا خراب تھا. پھر نیاز اللہ نیازی صاحب نے بھی اسی
गुफ्तगू में जब हिस्सा लिया तो फिर शेर अफजल मरवत साहब ने उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम ज़रा बाहर आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आगे से वो भी सीधे हो गए, उन्होंने कहा मुझे तुम शोएब शाहीन ना समझना कि मैं तुमसे चुप कर जाऊँगा, तुम आके बाहर निमट लो मुझसे, फिर देख लेते हैं। तो कुछ ज़राए तो ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि उसके बाद कोई आपस में दस्तो गिरबां होने की भी उलझ भी पड़े, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, फिर भी ये सिर्फ तल्ख कलामी तक बात थी कि फिर बैरिस्टर गौहर और बाकी जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव कराया और मामले को रफा दफा कराया। तो बहरहाल खबर ज़ाहिर है कोर कमेटी के ही लोगों में से किसी ने अपने मीडिया के दोस्तों को दे दी और खबर बाहर आ गई और मुख्तलिफ ज़राए से आई खबर बाहर। तो ये सारी कहानी खुल के सामने आई। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी ये सारी एक एग्जैजरेटेड स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं कोर कमेटी पर, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर खुल के सब अपना इजहार करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब हम कोई लड़ाई हो गई, हम सब इकट्ठे हैं और एक कॉज के साथ हैं। तो ये करके उन्होंने अपना वो एक तरफ से क्लैरिटी देने की कोशिश की, लेकिन हर रोज़ का ये काम है कि पहले आप कुछ कर लें और बाद में आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़े, फिर आप कुछ नया स्टेटमेंट जारी कर दें, फिर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़े। तो भाई आपको बार बार ये क्यों करना पड़ रहा है? ये तो आपके लिए सोचने का मकाम है। आगे से ये भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे ये कोर कमेटी वालों को कह रहे थे कि जी मैं बाहर निकलता हूँ, मैं लीड करता हूँ, बाकी सब छुपे बैठे हैं, ये वो। तो भाई बात सिंपल सी है कि अगर आप लीड कर रहे हैं या आप बाहर निकल रहे हैं तो हर जो मेंबर होता है पार्टी का उसका अपना काम होता है। कोई ठीक है बैठ के सोशल मीडिया को देख रहा है, कोई बैठ के कारकुनान के साथ तंजीम साजी कर रहा है, कोई बैठ के लोगों को बाहर निकालता है, कोई बैठ के टॉक शोज में दिफा करता है। तो हर किसी का अपना टास्क होता है, उसकी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक या फिर जो भी पार्टी लीडरशिप होती है जो उसको असाइन करती है वो उसके मुताबिक चलता है। तो अगर आप में ये कैपेबिलिटी थी कि आप लोगों को बाहर निकाल सकते थे, आप ब्रेव थे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग आपको पसंद करते हैं सुनना देखना, तो आपके ज़िम्मे ये काम है, आप ये कर रहे हैं। अब ये किसी के ऊपर एहसान तो नहीं है, और चलिए अगर आपको किसी ने ये काम नहीं भी सौंपा, आप अपने तौर पे भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी अपनी चॉइस है। तो इसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर अब क्या रोब जमाते रहेंगे कि भाई तुम बाहर नहीं निकले तो लिहाजा अब जो भी मैं सही कहूँ गलत कहूँ मुझे पूरा हक मिल गया। ये बात कुछ जचती नहीं है। और जो ख़ास तौर पे मेरा मानना ये कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, जो आला ज़र्फ लोग होते हैं, वो जब भी कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो तो ज़्यादा आजिज़ हो जाते हैं। वो ये बार बार जितलाते नहीं फिर रहे होते कि देखो मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ और किसी में हिम्मत नहीं। भाई अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम्बल रहें। बार बार कहीं पे आप बैठ रहे हैं, हर जगह आप इनकी ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है और सारे आपके कदरदान हैं, हम भी आपकी तारीफ करते रहे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लाइसेंस मिल गया कि आप दूसरों को इसके ऊपर रोब जमा के और जो मर्जी फिर आप स्टेटमेंट्स भी मीडिया में जारी करते रहें जिससे इवन पार्टी के बयानिए तक को नुकसान पहुंचे और लोग आपके ऊपर भी तनकीद करें। और फिर जो एक स्ट्रेंथ का एहसास होता है कि भाई ये सब इकट्ठे हैं, वो भी ज़ाहिर है उसको भी डैमेज होता है और ये तासुर जाता है कि जी पार्टी के अंदर बड़ी फूट है और फिर ये टॉक शोज़ की जीनत बनती है सारी बात। तो असल जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पीटीआई के, मैंडेट का मसला है, इमरान खान का मसला है, केसेस हैं, ये वो सब छोड़ के और बातचीत सारी टॉक शो में इसके ऊपर हो रही होती है। शेर अफजल मरवत ने ये क्यों कह दिया, शेर अफजल मरवत ने वो क्यों कह दिया। तो आप अपने गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करें ताकि जो आप टॉक शोज में जाएं तो वहां पर आपके जो पार्टी के मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो, ना कि आपकी ज़ात के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो रही हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन मुश्किल ही है कि वो समझें। बहरहाल देखते हैं जी क्या ये शेर अफजल मरवत साहब की कहानी कब तक पीटीआई के साथ चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं जी रऊफ क्लासरा साहब और टैलेंट न्यूज़ के साथ मामले की। अब इसमें जी एक ये स्कैंडल सामने आया है। रऊफ क्लासरा साहब ने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया कि टैलेंट न्यूज़ इंतज़ामिया ने उनके कुछ वाजिबात अदा नहीं किए और अब उसके लिए उनके खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। रऊफ क्लासरा साहब का मामला ये था कि टैलेंट न्यूज़ इंतज़ामिया के साथ जब उन्होंने चैनल ज्वाइन किया तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर 2 साल से पहले इंतज़ामिया रऊफ क्लासरा साहब को फारिग कर देती है, नौकरी से निकाल देती है, तो फिर उन्हें अगले जब भी उन्होंने निकाला होगा उस वक्त से लेके 2 साल का जो टाइम पीरियड बनता है उस वक्त तक जितने भी उनके सैलरी और बाकी वाजबात होंगे वो एग्जैक्टली अदा करने होंगे पूरे सूरे। और अगर रऊफ क्लासरा साहब उससे पहले छोड़ के जाते हैं तो उस सूरत में रऊफ क्लासरा साहब को ये पैसे जो है वो पे करने होंगे इंतज़ामिया को। ये बुनियादी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का इस वजह से ज़रूरत पेश आती है क्योंकि हम मीडिया में हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोग बार बार ये देखते हैं जब कि भाई आपको नौकरी पे रखते हैं और 2-4 महीनों बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है
तो उसके बाद हर किसी को एक गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है कि पता नहीं मैं अपनी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ और पता नहीं आगे वाला चैनल जो है वो मुझे कितनी देर नौकरी पे रखे। तो अब कुछ एंकर्स जो हैं वो जब कभी स्विच करते हैं इधर उधर किसी दूसरे चैनल में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह की शिकें रखते हैं ताकि उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, एक फ्यूचर सिक्योरिटी मिल जाए कि कम अज़ कम उनको जल्दी से निकालते हुए कोई चैनल इंतज़ामिया सोचे कि भाई फिर इतने पैसे इसके भरने पड़ेंगे। ये तो हो गई एक बात कि जी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का था। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि चैनल इंतज़ामिया ने आज एक ट्वीट जारी किया और उसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर किया और उनका ये कहना था कि जी देखिए इस वाजबात के तहत तो हमने सारे वाजबात क्लियर कर दिए हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब के, रऊफ़ क्लासरा साहब जो थे वो 50 लाख रुपए महाना पर चैनल के साथ नौकरी कर रहे थे और चैनल इंतज़ामिया को अंदाज़ा हो गया था कि ये उनकी गलती है और बाद वाली भी जो इंतज़ामिया है उनको भी इस बात का आइडिया होगा, लेकिन बहरहाल जो उनके साथ बनते थे पैसे पूसे उनके वो हमने दे दिए हैं और उन्होंने जो चैनल को जो है इधर उधर जिस तरह से डिफेम करने की कोशिश की है उस पर हमें बड़ा अफसोस है वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने सारी अपनी तरफ से एक उन्होंने भी अपना वर्जन दे दिया। रऊफ़ क्लासरा साहब इससे पहले यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो कि टैलेंट न्यूज़ के सारे मामला देख रहे हैं, शायद एमडी हैं उनके ऊपर भी इसी किस्म की ट्वीट की हुई थी कि जी ये मफाद परस्त हैं और ये अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़िबा करने के लिए रेडी रहते हैं और ये हर चैनल को जाके इसी तरह चूना लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह का कुछ मतलब था रऊफ़ क्लासरा साहब की ट्वीट का। हालांकि जो चैनल न्यूज़ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि भाई जब एक दफ़ा चैनल बीच में बंद हो गया था कुछ दिन पहले, तो उसके बाद यूसुफ मिर्ज़ा साहब ने कोशिश की कि किसी तरह चैनल दोबारा बहाल हो जाए ताकि जो सैकड़ों लोगों का यहाँ पे कारोबार वाबस्ता है या रोज़गार वाबस्ता है तो वो बेचारे बिल्कुल बेरोज़गार ना हो रमज़ान के महीने में। तो उन्होंने कोशिश करके बल्कि उल्टा चैनल को दोबारा से ऑन एयर करवाया। ये कुछ वहाँ के जो चैनल के ज़राए हैं ये उनका कहना है, लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब जो है वो इससे एक मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। अब मेरी इस सारे मामले के ऊपर क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये मैं बस साथ में आपको ऐड कर दूँ कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने चैनल इंतज़ामिया की तरफ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया गया सोशल मीडिया पर उसको झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि जी इस पर तो मेरे कोई सिग्नेचर भी नहीं है और इन्होंने मेरे वाजबात देने हैं और अब तो मैं कानूनी चाराजोई ज़रूर करूँगा। तो ये रऊफ़ क्लासरा साहब की अब तक की स्टेटमेंट है। अब इसमें दो तीन जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और मैं एक जेनेरिक वे में भी बात करना चाहती हूँ इस मौजू के ऊपर। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो चैनल मालिकान हैं जब ये हायर करने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं बड़े बड़े नामों को, तब ये लोग बिल्कुल ही नहीं खातिर में चीज़ लाते कि भाई आप इतने बड़े बड़े जो एंकर्स लेके आ रहे हैं इतने भारी बजट के ऊपर, तो वो आप मेंटेन कैसे करेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि उसकी वजह से जब आप ले आते हैं तो 2-4 महीनों के बाद ही फिर वो आपको खलना शुरू हो जाते हैं। ये हर चैनल में हो रहा है कि आपके जो सारे बाकी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी सबकी मिला के एक तरफ होती है और जो मेन इनके जो करंट अफेयर के लोग होते हैं 1-2 उनकी मिला के एक तरफ होती है। यानी आप समझ लें कि रऊफ़ क्लासरा साहब का या 1-2 और लोगों का बजट 1 करोड़ होगा और बाकी सारे स्टाफ का मिला के भी बजट शायद मुश्किल से 1 करोड़ हो। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि शायद बाकी तो 1 करोड़ देना उनके लिए इतना मुश्किल ना हो, लेकिन जब इतने भारी भरकम एंकर्स भारी बजट वाले चैनल रख लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको 1-2 महीने तो प्यार मोहब्बत होता है, हनीमून पीरियड होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो पैसे खलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हो इतने पैसे ये क्यों ले रहा है यार, ये तो डिज़र्व ही नहीं करता। वैसे आपस की बात है 50 लाख इट्स बहुत बिग अमाउंट है। 1 करोड़ का आधा करोड़ होता है तकरीबन 50 लाख रुपया, और वाकई आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार 50 लाख रुपया रऊफ़ क्लासरा साहब किस चीज़ का ले रहे थे, मतलब ऐसी क्या वो प्रोग्राम में चीज़ कर रहे थे जिसकी वजह से चैनल को इतना अर्न कर रहा हो कि भाई वो कहें कि हाँ भाई अगर 50 के बजाय हमें 60 भी देना पड़े तो कोई मसला नहीं है, रऊफ़ क्लासरा हमें 1 करोड़ कमा के भी दे रहा है। ऐसे भी एंकर्स हैं कि जिनको इतना लोग सुनना चाहते हैं जिसकी वजह से इतना रेट टीवी का ऊपर चला जाता है कि भाई अगला इंतज़ामिया सोचती है कि यार इसको इतना देने में कोई हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ये इतने कमा के भी दे देगा। लेकिन अब मैं अगर किसी चैनल में जाऊं और मुझे कोई कहे कि भाई आप 40-50 लाख पे आ जाएं, तो मैं तो सोच में पड़ जाऊंगी कि यार 2 महीने नहीं है मुझे पैसे देंगे और तीसरे महीने कहेंगे कि भाई आप निकल जाओ। तो मेरी नज़दीक ये जो इतने भारी भरकम बजट पे एंकर्स रखना, ये खुद पूरे चैनल को चलाने के हवाले से एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। ये चैनल इंतज़ामिया को भी देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो नए आने वाले चैनल्स हैं जिनको सर्वाइवल के लिए बहुत कम इश्तिहार मिलते हैं, बड़ा इनके लिए मसाइल हैं माली तौर पर। जो पहले से सेटल हैं उनके तो इश्तिहारों के रेट भी ज़्यादा हैं और वगैरह वगैरह, तो उनका थोड़ा सा और हिसाब किताब होता है। जो नए मार्केट में आने वाले चैनल हैं
ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو پہلے سے ہیں، نہ انہیں اتنی جلدی وہ ویورشپ ملتی ہے. ہوتا کیا ہے پھر کہ وہ شروع میں شوق میں لے آتے ہیں بڑے بڑے بجٹ والے اینکرز، لیکن پھر اس کے بعد سسٹین نہیں کر پاتے ہیں. ان بڑے بجٹ کے اینکرز کے چکر میں پھر ہوتا ہی ہے کہ بیچارہ جو چھوٹا نیچے سٹاف لیول ہے، جو ورکر ہے سارا، اس کے بھی بیچارے کے معاشی قتل ہوتا ہے اور اس کے بھی روزگار کے اوپر چھری چلتی ہے. تو یہ دینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ ایک جسٹیفائڈ اماؤنٹ ضرور دیں، لیکن اس قدر مطلب 50 لاکھ 1 کروڑ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں ایسے بھی کون سے ہیرے جڑ رہے ہوتے ہیں اینکرز بیٹھ کے. اور دوسری طرف آپ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا بیچارہ کوئی کیمرہ مین ہے اس کو 30-35 ہزار روپے دینے میں بھی آپ لوگوں کی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو ہم ورکر کلاس کو کیوں دیں. تو یہ سارا جو ایک ماڈل ہے یہ بیسکلی سارا میرے نزدیک فلاپ ہو چکا ہے. اب اس کو ریشنل کرنا پڑے گا. یہ جو بڑے بڑے بجٹس ہیں ان کو بھی ریشنل کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے جو آپ کا پورا ایک مارکیٹنگ سٹرکچر ہے چینل کا اس کو بھی ریشنلائز کرنا پڑے گا، ورنہ یہ چینل سروائیو نہیں کر سکتے. ہر دوسرے چینل کی یہی کہانی ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں. ہر دوسرے چینل کی جو بھی ابھی ریسنٹلی 1-2 سالوں میں چینل آئے ہیں سب کی یہی کہانی ہے، اور 2-3 اسی لیے پہلے بھی بند ہوئے ہیں آپ نیوز وغیرہ ٹائپ، کہ وہ بجٹ اتنا جو ہے وہ برداشت نہیں ہو پاتا. انتظامیہ کی بس ہو جاتی ہے، مالک بھی شروع میں تو بڑا اس کو پھونپھاں کر کے ہوا پھلا دیتے ہیں کہ بس آپ چینل مالک بن گئے ہیں تو جیسے آپ بہت ہر چیز کے مالک ہی بن گئے ہیں. لیکن وہ پھر 2-4 دنوں بعد ہی انہیں سمجھ 2-4 مہینوں بعد ہی آ جاتی ہے کہ یار ہمیں اب جال میں اتار لیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال جی اب دیکھ لیں آپ، یہ ساری کہانی ہے. لیکن مجھے بحیثیت صحافی یا اینکر میں خود اس ماڈل کے ویسے حق میں نہیں ہوں. میرے تو خیر ویسے ہی بہت کم پیسے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنے بھی ہیں شکر الحمدللہ حق حلال کے ہیں اور محنت کے ہیں. اور میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ آپ دوسروں کے حق ماریں. اور یہ آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بعض اوقات جتنے یہ بڑے بڑے بجٹ والے اینکرز ہیں نا، یہ اتنے ہی بے حس ہوتے ہیں. جب یہ سیلریوں پہ کٹ لگ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے یہ وہ، تو یہ لوگ ذرا احساس نہیں کر رہے ہوتے ورکر کا. بہت کم ہے ان میں سے کوئی احساس کرنے والے یا بات کرنے والے. زیادہ تر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل کٹ کو ہمارا تو سوچے بھی نہ، ہمارے تو بھائی 1% نہ کٹے. اور نیچے والوں کے جن کے پہلے بیچاروں کے 30-35 ہزار ہوتے ہیں کہتے ہیں انہی کے اوپر اور کٹ لگا دو، ہمارے اوپر نہ فرق ہے. اور مالکان نے بھی ان جیسے لوگوں کو آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہوتا ہے، اور یہی بنیادی طور پر بربادی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.